अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, इतने दिनों की कंसेक्यूटिव बुलिश ट्रेंड के बाद आज मार्केट के अंदर एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन हमने देखी है। आज मार्केट के नंबर्स 49,500 अबव ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सम हाउ 200 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है। इट इज़ एक्चुअली हेल्दी के इतने अरसे के जब मार्केट के एक बुलिश ट्रेंड होता है उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन देखी जाती है। जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी थोड़ा सा अपनी पोजिशंस भी ऑफलोड करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो ये एक हेल्दी स्टैंस मार्केट के अंदर माना जाता है। और आज के दिन भी हमने यही देखा, हेल्दी स्टैंस मार्केट के अंदर देखा गया। साथ साथ मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो बड़ी अच्छी है, एक एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा है। साथ साथ यही परफॉर्मेंसेज अगर विटनेस की जाती हैं आने वाले दिनों में तो यकीनन मार्केट के लिए बड़ा एक अच्छा जेस्चर होगा। साथ साथ अगर हम रुपी की बात करें, रुपी अगेन एप्रिसिएशन मोड में ही दिखाई दे रहा है और अब $277 के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है रुपी की वैल्यूएशन। इट मीन्स कि यहाँ पर से फिर भी मजीद गुंजाइश बाकी है। 250 के टारगेट सेट किए हुए हैं। एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद है हमारे पास के ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि 250 पे जाके रुपी स्टेबल हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो एप्रिसिएशन कंटिन्यू है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ या फिर एक जो लूप होल्स थे उनको टैकल किया गया और उसके बाद जो ये हमारे सामने नताए जा रहे हैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, उसकी वजह से हमारी मार्केट, हमारी इकॉनमी, तमाम चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो बहुत सारी न्यूज़ हैं, मजीद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के चाइना विजिट के हवाले से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम सी पैक के हवाले से बात करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप फर्दर स्ट्रांग हो जाता है। आज भी हम बात कर रहे हैं थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम के हवाले से, यानी BRF के हवाले से। इसमें इंटरनेशनल कंट्रीज भी शामिल हैं, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए ये ओपन हो गया है। सी पैक पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए बड़ी एक की पोजिशन रखता है। साथ साथ जब पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाती है तो और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर चाइना इटसेल्फ के, वो भी चाहता है कि एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर हो। तो यहाँ पे दोनों मुल्कों के लिए कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी या कितनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से। जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसी मीटिंग्स होती है, साइड लाइन्स में और भी बहुत सारी मीटिंग्स होती है और भी आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो आज हम वो भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि कितने ज़्यादा कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ, कितनी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड में काम हो सकता है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें पार्टिसिपेशन हो सकती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब। आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं खालिद तवाब साहब से पूछना चाहूँगी, खालिद तवाब साहब, बहुत सारी इकोनॉमिक हमने वर्स सिचुएशंस भी देखी और अब एक वक्त आ गया है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ट्रेंड हम रुपी के हवाले से, मार्केट के हवाले से बुलिश ट्रेंड कंसेक्यूटिव विटनेस करते हैं। एक अच्छा चेंज आ रहा है, बड़ा हेल्दी साइन लगता है जब आप बैठते हैं और आपको पता चलता है कि भाई अब रुपी कंट्रोल्ड है, अब मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है। आने वाले दिनों में क्या ट्रिगर्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अच्छा चेंज आया है। पूरी कौम जो है बड़ी नाउमीदी में चली गई थी। मुस्तकिल तौर पर रुपी जो है वो रोज़ बरोज़ डाउन होता चला जा रहा था। इकोनॉमी जो है वो डाउन होती चली जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, तो सारी कौम में एक बड़ा डिप्रेशन था। और ख़ास तौर पे जो हमारा नौजवान तबका है वो तो कहता था जी पाकिस्तान के लिए अब कुछ भी नहीं रहा, बस बाहर चले जाओ। और बहुत सारे लोग इस सिलसिले में बाहर गए भी। अब मैं समझता हूँ ये एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। और इसमें जो इक़दाम किए गए, ख़ास तौर पे SFIC के बाद जो हमारे चीफ साहब आर्मी कराची आए और उन्होंने ताजिरों से मिले, सनतकारों से मिले और एक ऐलान किया। और सबसे बड़ी खुशाइन बात यह कि सिर्फ ऐलान नहीं हुआ बल्कि उस पर अमल भी हुआ, क्योंकि इन द पास बहुत सारे ऐलानात होते थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। तो आप ये देखिए कि
खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एडवर्ड्स कॉलेज के तालिबे इल्म हसन तारिक कत्ल केस के हवाले से हकाइक सामने आ गए हैं। 11 अक्टूबर 2023 को होने वाला वाकया जो के हवाले से पेश आया, जब ये बच्चा कॉलेज से रक्शे में घर वापस जा रहा था, उस दौरान उसको शहीद कर दिया गया। एडवर्ड्स कॉलेज के तालिबे इल्म हसन तारिक के हवाले से कुछ हकाइक सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हसन तारिक, बट हम उनसे इस हवाले से, राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। राना शहजाद, अहम हकाइक सामने आए हैं, जरा डिटेल से आगाह कीजिएगा। जी नाजिया, ये 11 अक्टूबर 2023 को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसमें एडवर्ड्स कॉलेज के तालिबे इल्म हसन तारिक को जो कत्ल कर दिया गया था। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिस पर तहकीकाती इदारों ने जो तहकीकात की और जो हकायक सामने आए उसके मुताबिक ओवरहेड पुल पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने तालिबे इल्म हसन तारिक को कॉलेज से रक्शे में, जब वो घर वापस जा रहा था उस वक्त मोबाइल छीनने की कोशिश की और इस दौरान मुजाहमत पर मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे तालिबे इल्म हसन तारिक जो है वो शहीद हो गया। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फौरी तौर पर ट्रैकिंग की, जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग और ह्यूमन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके इस वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमों का सुराग लगाने के लिए तरजीही और तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात शुरू की, जिसके दौरान मुतअद्दिद मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया, प्रोफाइलिंग की गई और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद दौरान तफ्तीश एक मुलज़िम का सुराग लगाया गया, जिसके मुताबिक एक मुलज़िम शाह सवार वल्द शाह हुसैन सकना अफगानिस्तान, जो हाल ही में डबगरी के एक इलाके में रहायश पजीर था, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलज़िम शाह सवार अफगान बाशिंदा है जो कि गैर कानूनी तौर पर पिछले 1 साल से स्नैचिंग की वारदातों में भी मुलव्वस रहा है और जो इस कत्ल की वारदात में दूसरे मुलज़िम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। पेशावर में रामपुरा ताजर बरादरी और एडवर्ड्स कॉलेज के तलबा का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुजाहरा भी किया गया है। तलबा ने, मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके पाकिस्तान से इंखला के अमल को तेज किया जाए ताकि सूबे में और मुल्क भर में जो एक अमन आमा की सूरत हाल है उसमें बेहतरी लाई जा सके, क्योंकि ये कत्ल और लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे हैं वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम डिटेल से आगाह करने के लिए। हमारे नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद थे। एडवर्ड्स कॉलेज के तालिबे इल्म हसन तारिक कत्ल केस के हवाले से हकाइक सामने आए हैं और इसमें एक अफगानी बाशिंदा मुलव्वस पाया गया, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। कहते हैं आप आएँ तो इससे 1 विंडो ऑपरेशन हो गया है कि एक विंडो के ऊपर आके वो तमाम चीज़ें, कहाँ पहले साल और 6-6 महीने उस बेचारे को चक्कर काटने पड़ते थे। दिलचस्प चीज़ ये है नताशा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो समिट हो रही है, वहाँ पे ऐसे मौके पे हो रही है जब लास्ट मंथ G20 की मीटिंग हुई थी इंडिया के अंदर, आपको याद होगा, जिसमें अमेरिका के सदर ने भी ये अनाउंस किया था कि वो CPEC के पैरेलल जो थे वो एक कॉरिडोर जो हैं वो अनाउंस उन्होंने की थी, जो कि इज़राइल को मिला रही थी इंडिया के साथ और गल्फ़ कंट्री के साथ मिलाती हुई EU तक ये ले जाने का इन्होंने अनाउंस किया था। और इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा वो आया कि जी ये CPEC जो है उसको ये ख़त्म कर देगी, मगर आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो हमास और इज़राइल की वॉर हुई है उसके बाद ये टोटल जो प्रोजेक्ट जो है वो जो फेल हो गया है कि कोई भी मुसलमान कंट्री अब नहीं चाहेगा कि वो अपना कॉरिडोर जो है वो उसके साथ बनाए, तो इसके अंदर इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। CPEC जैसे आपने ये डिस्कस किया है, वैसे CPEC में जैसे भी आपने कहा है कि जी ये तो पाकिस्तान के लिए बल्कि रीजन के लिए एक जो है गेम चेंजर है। इसके अंदर अब तक तकरीबन कोई 65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है, जिसमें 45 बिलियन जो है वो उसने हमारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में किए हैं और तकरीबन 20 बिलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर एक मैं बड़े अफसोस के साथ ये बतलाना चाहता हूँ कि जिससे चाइना भी बहुत नाराज़ था, PTI के दौरे हुकूमत के अंदर आपको पता था ना कि CPEC जो था वो बिल्कुल तातुल का शिकार हो गया था, बल्कि एक फेडरल मिनिस्टर्स ने यहाँ तक कहा था कि जी हम CPEC को दोबारा रिविज़िट करेंगे, और कोई उसके अंदर 4 सालों के अंदर इसके अंदर नहीं हुई, जिससे चाइना भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। मगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को और अब
जो भी केयर टेकर हुकूमत है इसको क्रेडिट जाता है कि तेज़ी से दोबारा काम शुरू हुआ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट्स जो हैं दोबारा सीपैक के जो डिले का शिकार थे वो दोबारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे। मैं खालिद तवाब साहब से पूछूंगी, सर सी पैक हमेशा से पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे लिए अगर हम गवादर की बात करें, हमारे पास जितने पोर्ट्स हैं, डीप सी पोर्ट मौजूद है, हमारी ट्रेड के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से सी पैक की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो सोचा गया था, जो एक इसके पीछे एक विजन क्रिएट किया गया था, क्या उतना हमने हासिल कर लिया, या उसके लिए अभी हमें, जैसे कि इश्तियाक साहब ने इशारा किया कि यहाँ पर कुछ MOU साइन किए गए हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स की बातें की जा रही है, तो आप समझते हैं कि अब वो पर्क्स हम हासिल करेंगे? क्योंकि ये विजन जो हम सोच रहे थे अब तक है, काम तो हुआ है, मगर इतना कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से वो बिजनेस कम्युनिटी इतनी हैप्पी दिखाई नहीं देती है कि उन्होंने सीपैक से वसूल कर लिया हो कुछ। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर आप देखें जो सीपैक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो टोटल आपका वहाँ से जो रोड मैप एक पूरा रोड गया था और गया है गलगेट और ये तमाम टूवर्ड्स चाइना, डेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड, और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शायद हमारे पूरे मुल्क में ना हो। एक ये बना था हमारा मोटरवे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर, और उसके बाद ये पूरा जो रोड बना है, इतने अच्छे रोड हमारे पूरे शहर कराची में नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना ने बनाया और दिन और रात करके पहाड़ियों को भी काटा, उस तरह से बना, बेहतरीन बन गया, वहाँ तक तो ठीक हो गया। लेकिन जो हमें, जिस तरह आपने कहा कि हमें इंडस्ट्री में जो एक वो करना था, वो इंडस्ट्री की तरफ अभी वो एक रेवोल्यूशन लाना था ना, जिससे एम्प्लॉयमेंट बल्कली जनरेट होती। कहते थे ये गेम चेंजर होगा, हाँ। गेम चेंजर है, आज भी हम इसको कह रहे हैं, लेकिन वाकईतन ये बहुत स्लो डाउन हुआ। इसमें शायद जैसे इश्तियाक बेग साहब ने फरमाया कि शायद चाइनीज़ की नाराज़गी थी, और शायद पिछली गवर्नमेंट जो थी उसका फोकस भी नहीं था इसके ऊपर, तो ये दोनों चीज़ें मौजूद थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह केयर गवर्नमेंट ने भी इसको पिक किया, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़िट हो रहा है और जो MOU साइन हो रहे हैं, हमारा कॉमर्स मिनिस्टर गौर एजाज साहब भी इनके साथ गए हुए हैं। ही इज़ वेरी कीन टू डू वर्क, ही इज़ अ वेरी विजनरी, जो पाकिस्तान की बैकबोन है एप्टमा टेक्सटाइल की, वो उसके भी पैटर्न चीफ हैं। तो एक उनका एक विज़न है, एक कारोबारी विज़न है, और हम हमेशा से कहते थे कारोबारी विज़न वाला जो है जब वो इंटरनेशनल चीज़ों में आता है तो उसको पता होता है कहाँ कहाँ हमारा फ्लो है और कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो अभी कुछ एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, सिर्फ MOU साइन करने से नहीं होगा, हमको प्रैक्टिकली इसमें भी काम करना पड़ेगा। सर, हमारे पास बड़ी न्यूज़ मौजूद हैं जिसमें क्रॉप के हवाले से बात हो, तो बड़ी अच्छी क्रॉप्स की इस बार नवीद सुना दी गई है। बड़े मतलब लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं से जो हम होप, सिर्फ एक होप रखते थे, अब फाइनली उसकी जो एक नज़र आ रहा है पूरा होते हुए। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में आया था तो मैंने ये क्रॉप की बात करी थी, तो जो मेरे साथ बैठे थे शायद वो देखिए नहीं मान रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट ईयर आप एनालिटिकल व्यूज पे कुछ हो सकता है तजाद, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो प्रैक्टिकल हो गया ना। हाँ। लास्ट ईयर हमारी टोटल क्रॉप थी 4.7 मिलियन की, उसकी कॉटन की, अब तकरीबन 8 से ज़्यादा प्लस हो चुकी है। सर 12 की बात की जा रही है, 12 की, क्योंकि पूरी कटी नहीं अभी पंजाब में, वो वहाँ कटाई कंप्लीट नहीं हुई, तो अब हम कम से कम 12 की कर रहे हैं। इसमें ये भी ख्याल रहे कि लास्ट ईयर हमने $2 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करी थी, इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह हम इसमें वैल्यू एडिशन करके हमारी इंडस्ट्री चलेगी, और वैल्यू एडिशन करके हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये इसमें गवर्नमेंट का तो अपनी जगह पर जो कोशिश की है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ जो सैलाब आया था उसके बाद जो हमारी ज़मीनें फर्टाइल हुई, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि इन्होंने जो सीड्स दी कॉटन के लिए, हाइब्रिड सीड्स दी, जिनसे प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा हुआ। और न सिर्फ ये, बल्कि इन्होंने अभी पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध में भी इन्होंने जो एरियाज़ कल्टिवेटेड नहीं थे उसमें से 10,000 एकड़ एक निकाला, और उसमें इंसेंटिव दिए हैं कि आप इस एरिया को कल्टीवेट करें, चाहे कॉटन लगाएं चाहे दूसरे लगाएं। सोयाबीन की भी अब हमारे यहाँ वो, हालांकि उसके ऊपर पास्ट में इंपोर्ट के ऊपर कितने इश्यूज आए हैं सोयाबीन के हवाले से। जी, तो अब ये हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्शन भी ज़ाहिर फौरी तो नहीं है, लेकिन 2, 4, 6, 8 महीने में। वीट के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ है, वीट अब आपको इंपोर्ट नहीं करनी, बल्कि आपके पास इतनी सरप्लस हो जाएगी, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीट का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वीट हमारी बड़ी अफगानिस्तान जा रही थी, और हमारे लोकल लोगों को बड़ी तकलीफ थी उसकी वजह से,
रेट भी बढ़ रहे थे। आप देखिए वीट और शुगर दोनों की इस SFIC के बाद रेट भी कम हो गए और आपकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो अगर आप इसको ऑफिशियल एक्सपोर्ट करेंगे तो एटलीस्ट जो भी आपको पता होगा कितनी क्वांटिटी आपको एक्सपोर्ट करनी है और उससे आपको ऑफिशियल डॉलर्स ही मिलेंगे। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छी उम्मीद की किरण है। अल्लाह करे ये चलता रहे, इसी तरह ऑप्टिमिज्म ऐसा ही चले और हमारे होप्स भी पूरे हो सकें। इश्तियाक साहब, आप क्या समझते हैं लोकल मार्केट के अंदर जो एक केओस था प्राइसिंग के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, लोगों का इश्यूज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, माफियाज जो है वो काफ़ी उठ चुके थे, इसके साथ साथ रुपी के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ। अब ये देखा जाता है कि रुपी डेली बेसिस पे अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डेली बेसिस पे डाउन हो गया। कहाँ एक वक्त था कि 2 महीने के अंदर अंदर 50 रुपए बढ़ गए थे डॉलर के अगेंस्ट, और अब चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की जा रही है, एग्रीकल्चर चीज़ें जो हम अभी बात कर रहे थे कि बेहतरी की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही थी, चाहे वो महंगाई बढ़ रही थी, चाहे वो हमारा रुपीस जिस तरीके से डिवैल्यू हो रहा था अनबिलीवेबल तरीके से, ये पैदा करदा प्रॉब्लम्स थी, ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स नहीं थी। और वो लोग जो सट्टे में इन्वॉल्व थे, वो लोग जो होल्डिंग्स में इन्वॉल्व थे, ज़रख़ोरी अंदोज़ी में इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, वो लोग ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। जिस वक्त हमने इसके ऊपर काबू पाया, आपने देखा कि रुपीस की जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, हम उसके ऊपर आ गए। 1 महीने में 10% जी डॉलर डिवैल्यू हुआ है और रुपीस अप्रिशिएट हुआ है। और अब लोग इतने परेशान हैं, जो किसी वक्त में लोगों ने अपनी सेविंग से डॉलर्स लेके रख लिए थे कि वो नुकसान उनको हो रहा है। डेफिनेटली पहले तो ये था कि जी 300 क्या 400 के भी ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये जब से हमने सख्ती की है अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, ईरान बॉर्डर पे जहाँ से बेतहाशा जी हम ऑयल आ रहा था और पाकिस्तान के रेवेन्यू मिस हो रहे थे। इसके अलावा जो था अफ़गानिस्तान का बॉर्डर खुला हुआ था, अफ़गानी यहाँ से डॉलर बोरियों में भर भर के लेके जा रहे थे और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि जब इन चीज़ों पे सख्ती हुई है तो आपने ये देखा कि वो तमाम, देखिए 2 तरीके होते थे। एक वक्त में यह हुआ करता कि स्टेट बैंक को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता था और हम अपनी मर्जी का, मगर इस बार मज़े की चीज़ ये हो रही है कि खुद स्टेट बैंक भी परेशान है जनाब कि किस तरीके से ये हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ हुई है, सख्ती हुई है और डॉलर्स की जी स्मगलिंग थी जी वो हमारी रुक गई है। इसी तरह जो दूसरी प्राइस की भी चीज़ें आ रही हैं और आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ और आपको सरप्राइज मिलेंगी थी। क्या किसी ने ये सोचा था कि एक दिन में 40 रुपीज़ पेट्रोलियम का प्राइस कम हो जाएगा जी? कभी ऐसा हुआ नहीं है कि 1 गो में 40 रुपए जो है वो कम हो गया। के हवाले से भी न्यूज़ है सर, नॉन पाकिस्तानीज को भी कह दिया गया है कि अब आप 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान, जो भी आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो आप पाकिस्तान छोड़ दें, अदरवाइज आप लीगली रहते हैं तो सही है, आपका पासपोर्ट वीज़ा सब हो मौजूद। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए ये जो थे यहाँ पे जो इलीगल लोग थे, अभी आपने पढ़ा होगा कि वो हमें नुकसान पहुँचा रहे थे, हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा रहे थे। और जिन सरगर्मियों में ये लोग यहाँ पे मुलव्विस थे, उससे आप देख रहे थे कि हमें कितना, ये खबर तो आपने अखबार में पढ़ी होगी कि 12,000 लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अफगानी जो थे वो जनाब सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो देखिए ये लोग जब उन मुल्कों में जाके गलत हरकतें करते हैं तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का नाम खराब नाम जो है बदनाम होता है। तो यहाँ पे जी मैं क्रेडिट दूंगा हमारे आर्मी चीफ साहब को कि उन्होंने जी सख्ती की और देखिए सख्ती का जो है वो आना हो गया है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि ये सख्ती बरकरार रहे। और यहाँ पे मैं अपने बिजनेसमैन साथियों को भी कहूँगा, देखिए आप जायज़ प्रॉफिट आप लें, उसकी कुरान भी आपको इजाज़त देता है, मगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और स्मगलिंग में इन्वॉल्व होकर और मुल्क को नुकसान पहुँचा के आप जो कर रहे हैं वो जो है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली भी जो हुकूमत होगी अब वो इसी ट्रेंड को लेके चलेगी और अब पाकिस्तान में ये हमारी इन्फ्लेशन जो है इंशाल्लाह कम होगा। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है ओवर कॉल। आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना विजिट है, तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशन हम डेली बेसिस पे देखते हैं, वो इनिशिएटिव्स जो इंटरिम गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए बड़े कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, SIFC का क़याम, आप क्या देखते हैं ये स्टेप बाय स्टेप जो मेजर्स लिए गए और साथ साथ अब CPEC के लिए जो 3rd फोरम ओपन हुआ है?
आई थिंक ये चाइना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है और उसके साथ हमारी बहुत देरीना पार्टनरशिप है और उनके साथ मिलके जो है वो मजीद और जो है वो प्रोजेक्ट्स करना, पर्टिकुलरली SIFC के अंडर में, जिस तरीके से ये कहा गया है कि चाइना इज वेरी कीन टू जॉइन अस फॉर डेवलपमेंट ऑफ IT इन पाकिस्तान। और फिर दूसरे आपने जिस तरह मेंशन किया कि जो है वो CPEC का जो है वो नेक्स्ट मरहला जो है वो भी होना है और उसमें पर्टिकुलरली जो B2B जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके जो है वो अच्छे नताइज को एक्सपेक्ट करने चाहिए। फिर ये है कि जैसे अभी इश्तियाक साहब भी बात कर रहे थे और वो ये कि पर्टिकुलरली जो ये स्मगलिंग का क्रैक डाउन हुआ है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की अब्यूजेस को जो है वो ख़त्म करने के लिए इकदाम लिए गए हैं और उसके अच्छे नताइज हम देख रहे हैं और उससे रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और रुपए की कदर में इजाफा जो है उसके काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे नज़र आ रहे हैं। तो और फिर ये SIFC में एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT और एनर्जी में जो प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, डेफिनेटली उसके भी अच्छे नतीजे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी प्लान्स हैं वो प्लान्स अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि मैनी टाइम पाकिस्तान में ये होता है कि हम बहुत सारी बातें तो कर लेते हैं लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कमी रह जाती है। तो वो सर इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, कुछ नताइज दिखाई दे रहे हैं। अब कमी इस बात की, जैसे आपने कहा कि अब आने वाले दिनों में भी इम्प्लीमेंटेशन हो, क्या ये स्पीड भी बरकरार रहे, क्योंकि ये तो इंटरिम सेटअप है सर? जी बिल्कुल, और ऐसे इकदाम होने चाहिए कि फिर ये है कि आने वाली हुकूमतें भी जो है वो इसी ट्रैक पर जो है वो चलें और इन्हीं पॉलिसीज का जो है वो तसलसल रहे। तो उसमें आई होप कि जो चाइना के साथ तो हमेशा हमारे जो है वो ताल्लुकात अच्छे रहे और इसको जो है वो इसमें सस्टेनेबिलिटी का अंसर जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा। सर सबसे पहले ग्रोथ के हवाले से बात करें तो इंडस्ट्रियल के रेवोल्यूशन की बात की जाती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो ग्रोथ भी होगी ऑटोमेटिकली और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। पाकिस्तान के लिए अब एक इशू जो रह गया है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक इसमें जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, मैनी टाइम हम ये देखते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके लिए हमको नॉर्मली पहले इनिशियली डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो वो डॉलर्स तो इस वक्त हमारे पास जो है वो है नहीं। तो लेकिन जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, माइनिंग और IT पर्टिकुलरली, इनमें रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन पाकिस्तान। इसी तरह IT भी जो है वो सारा जो है वो डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स पे ही। तो ये दो सेक्टर तो ऐसे पड़े। तीसरा जो माइनिंग सेक्टर है उसकी कामयाबी से हमारा जो है एक्सपोर्टेबल सरप्लस आएगा हमारे पास और हमें जो ज़र मुबादला की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकेगी। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये, और फिर एनर्जी में ज़ाहिर है हम काफ़ी रॉन्ग फुट पे हैं, हमारी जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उनको ठीक करना, उनको एफिशिएंट बनाना वो भी बहुत जो है वो ज़रूरी है हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें वो सेक्टर्स ज़्यादा सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें ज़र मुबादला कम इन्वेस्ट होता हो और उससे रोज़गार भी ज़्यादा हासिल होता हो और उससे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पैदा होता हो, उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ता हो। ये आई थिंक सोच रख के पॉलिसीज़ बननी चाहिए। वेल थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और एक क्विकली आपने आंसर्स दिए। मैं खालिद तवाब साहब से पूछना चाहूँगी, सर आरिफ हबीब साहब का भी यही कहना है कि वो सेक्टर्स हमें चॉइस करने चाहिए, वो चूज़ करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम और उसका आउटकम ज़्यादा हो। आप नहीं समझते हमें एग्रीकल्चर के अंदर भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जैसे हम वो प्रोडक्ट्स टारगेट करें जिसको हम कम एक्सपोर्ट करें और ज़्यादा मुनाफा हो? देखिए ये मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने बेसिक दो टारगेट किए हैं। नंबर 1 इज़ एग्रीकल्चर एंड नंबर 2 इज़ IT। और ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिनका रिजल्ट फौरी मिल जाएगा आपको जी। अगर आप एक इंडस्ट्री लगाने के लिए जाते हैं तो इट टेक्स 5 years मिनिमम
आप ज़मीन लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सारी चीज़ें। लिहाजा ये जो गवर्नमेंट ने 2 सेक्टर प्रायोरिटी पे लिए हैं, मैं समझता हूँ डेट इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन। क्योंकि आप आईटी में भी आप कर सकते हैं, कंप्यूटर में बच्चों को ट्रेनिंग दें 3 महीने की या 6 महीने की, और वो फिर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज आईटी हमारे यहाँ अभी तक हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 2.4 या 2.5 बिलियन डॉलर्स है, इसको हम डबल 1 साल में कर सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग के लिए सही कर दें। तो ये हमारे पास एक बड़ा क्वालिटी ट्रेनिंग। दूसरा एग्रीकल्चर में और जो मिनरल्स और माइंस की बात हुई है, हमारे पास बलूचिस्तान में आज भी बहुत सारे यानी 1 या 2 तो ममालिक ऐसे हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी, और वो गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टी से भी बात कर रहे हैं, और इस हद तक है वो कहते हैं जी आप कल्टीवेशन करें और जो प्रोडक्ट निकल रही है हम बताते ही जाते हैं, वो टोटल 100% सेल्स भी आप हमको कर दें। तो सेल का भी एग्रीकल्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब असल सिर्फ हमें एक विजन चाहिए और उस पर अमल चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, और अब जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। इश्तियाक साहब, आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ख़ासकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ही बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक बिग इशू है, हमारी यूथ की पार्टिसिपेशन या यूथ का अगर आप थोड़ा सा प्रोपोर्शन देखें तो 100 आउट ऑफ 60% यूथ प्रेजेंट। अब आपको क्या लगता है कि इस यूथ को डायरेक्शन भी देना है, इस यूथ को काम पे भी लगाना है, इस यूथ को जॉब्स भी देनी है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नताशा देखिए, मैं सेकंड करूंगा तवाब भाई को कि उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हमें मुश्किलात से निकाल सकता है। आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि इंडिया की इस वक्त आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $200 बिलियन तक पहुंच गई। 200 बिलियन, विच इज़ मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी अरब ऑयल। उनकी ऑयल की उससे कम है। जी। और हम अभी 2-2.5 बिलियन पे हैं। मगर एक अल्लाह ने एक अच्छा काम हमारे लिए किया है कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया की। नेचुरली जब इतना पूरी दुनिया के ऑर्डर होते हैं तो आप जनाब कोई compete करने वाला नहीं है, तो पाकिस्तान इज द बेस्ट चॉइस। मन मर्जी के आप अपने प्राइसेस लगाते हैं। अगर हम इस पे तवज्जो देते हैं, देखिए आरिफ हबीब साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि देखिए अगर हम अपने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे जाते हैं कि डॉलर्स हम लाएं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं, उसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं। इसी तरह अभी हमारी कोई और इंडस्ट्रीज है तो इंपोर्ट करना पड़ता है। आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह।
सुना था आपने? क्या यूरोप के अंदर कभी आपने सुना था 7-8%? वो तो 1%, 1.5% के ऊपर जी जाके चीज़ें उठाया करते थे। तो अब देखिए, जो एक अमेरिकन है, एक यूरोपियन है, उसकी फर्स्ट चॉइस ये नहीं है कि वो एक नई घड़ी खरीदेगा, नई जीन खरीदेगा, नई जैकेट खरीदेगा। इस वक्त सबकी प्रायोरिटी यह है कि किसी तरह अपनी फैमिली को खाने पीने की अशिया किसी तरीके से मिल जाएं। बट ऑफ कोर्स ये एक अच्छा है, और इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि जैसे ये हालात सही होते हैं दुनिया के, इसके अंदर इजाफा होगा। बट नए मार्केट, अफ्रीका इज़ द न्यू मार्केट विच ऑलवेज से कि अफ्रीका का 1.5 बिलियन आबादी का एक खत्ता है जो हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। और मेरे ख्याल है कि अगर हम टेक्सटाइल के साथ साथ आईटी के ऊपर भी तवज्जो देते हैं तो हमें मुश्किलात से ये आईटी का सेक्टर निकाल सकता है। वेरी राइट। मैं खालिद तवाब सबसे पूछूंगी, सर टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, दीज आर 2 सेक्टर्स ओनली। देयर इज़ द पोटेंशियल इन राइस सेक्टर। अगर राइस की बात करें तो पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज प्रोड्यूसर ऑफ राइस, और इसके साथ साथ अब तो वैल्यू एडिशन के अंदर भी आ गए। अब तो बहुत चीज़ें जो वैल्यू एडेड होकर राइस के हवाले से हो रही हैं। फिर इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी का पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद हम थोड़ा सा डेयरी के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते। फिर लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास, यू नेम इट, एंड वी हैव द एबिलिटी, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। क्या वजह है? मैं इस सवाल से पहले थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने बलूचिस्तान में मिनरल्स और मेटल के लिए काफ़ी काम किया, और एक एग्रीमेंट साइन किया था रेकोटिक के नाम से, अगर आपको याद हो, जिसको फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान पे बहुत बड़ी पेनल्टीज़ आई थी। अब वो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हुई हैं, और उन्होंने वो उस काम को शुरू कर दिया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट। सेकेंडली, जो हमारी प्राइवेटाइजेशन इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा PIA का। देखिए, PIA सख्त तरीन लॉसेस में जा रही है। आज भी उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, तो जितने जल्द हो सके ये गवर्नमेंट ने कर तो लिया है, इसको प्राइवेटाइज़ करे। इससे जो टैक्स पेयर के पैसे हैं वो बचा करके किसी कंस्ट्रक्टिव वे में जो है वो लेकर के आए। होपफुली कि ये भी हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल ऑप्शन हो गई थी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा लॉस बेरेंगे। उसके बाद वो भी रोक दिया गया। आज 10 साल हो गए या 8 साल हो गए। वो जो पैसे जितने बेच रहे थे आप, जी, जितने पैसे में आप उसको बेच रहे थे, उससे ज़्यादा का नुकसान आपने कर दिया। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहले तो ये चीज़ें जो हैं वो हमको एड्रेस करनी चाहिए, और दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो नहीं ले पाती। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनके अपने इश्यूज होते हैं, उनके लोग होते हैं, उनके अपने। अब ये ऐसा वक्त है कि इनको इस इकदाम उठा करके, क्योंकि जैसे PI की मिसाल ले, सबसे ज़्यादा उनकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, ये रियलाइज़ नहीं करते कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है, मुल्क किस तरह चल रहा है, और मुल्क के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब इस गवर्नमेंट को एक्शंस ले, और उनको, उन एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्ट करे। जो भी नई कंपनी आए, जो टेक ओवर करे, वो भी आप देखिए, कंपेयर करें, वेयर वॉज एमिरेट्स एयरलाइन, आज कहाँ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एथोपियन PIA ने बनाई है सर, इन्होंने PIA ने ट्रेन किया है। एथोपियन एयरलाइन जो शायद बहुत गरीब एयरलाइन है, वो तकरीबन $2 बिलियन पर ईयर कमा रही है। हम इतने ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें अपनी गलतियों को देख करके अगर इनको दुरुस्त कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और ये सारी वो गलतियाँ हैं जो शायद इनको दुरुस्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना कर सके। तो मैं तो इस गवर्नमेंट को अर्ज करूँगा कि आप जल्द से जल्द ये फैसले करें। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हल हो रही हैं, बस करते चले जाएं, हल करते चले जाएं। बात हुई है पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो वो बोलेगी चले यार इंटरिम सेटअप ने किया था, कुछ नहीं हो सकता, लॉसेस को कवर करें। चलिए इश्तियाक साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एक अपनी बाउंड्री होती है, उनका अपना वोट बैंक होता है, उसको भी खुश करना है, फिर अपना पॉलिटिक्स भी बचानी है, और फिर मुल्क भी चलाना है। नताशा, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, PIA का आप मिसाल ले लें कि कई बार जनाब कोशिश हुई है उसका प्राइवेटाइज करने की। मुझे अच्छी तरह याद है मियाँ नवाज शरीफ के वक्त में भी हुई थी, फिर कुछ हंगामे हो गए, 2-4 लोग मर भी गए थे। तो हर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, वो सोचती है कि मेरे ख्याल है कि हम इस चीज़ में नहीं पड़े। और ये स्टील मिल का भी जब गवर्नमेंट में होते हैं तो बोलते हैं प्राइवेटाइज कर देते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो बोलते हैं नहीं करें। ये क्या वजह है सर? नहीं, देखिए, चाहती तो तमाम हुकूमत हैं, जैसे स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, मगर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। मगर जैसे खालिद साहब ने बहुत सही कहा कि जी इस वक्त ये केयर टेकर सेटअप है, इन लोगों को किसी को जवाब देना नहीं होता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। तो ये चाहें तो जी ये सख्त फैसले जो हैं
वो ये कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और ऐड करूँगा, जैसे अभी बात हो रही थी राइस की, राइस की मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारी 2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो गई हैं और इसका इतना स्कोप है। नताशा मैं आपको बताता हूँ, हर साल मैं मोरक्को में एक बिरयानी फेस्टिवल करता हूँ। मोरक्को के लोग कभी हमारे चावल को जानते नहीं थे। जब मैंने उन्होंने 2-4 बार बिरयानी फेस्टिवल करके खिलाया है तो आप यकीन करें कि अब हमारी $10 मिलियन से ज़्यादा की जो है राइस जो है वहाँ जा रही है। कहाँ पे? मोरक्को में। क्योंकि जब वो राइस हमारी खाते हैं, जो खुशबू बासमती चावल की देखते हैं, तो इसमें भी बड़े इजाफे की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये भी 3 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। यू आर गिविंग द एग्जांपल फॉर ओनली वन कंट्री, अभी तो बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज मौजूद है। मेरा तो यह है कि दुनिया में हर जगह बिरयानी फेस्टिवल खिलाए और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए, अपनी डिश भी और अपनी एक्सपोर्ट भी। जी हाँ। नहीं तो मार्केटिंग के आप समझते हैं ना कि नए जॉनरा होते हैं, हम अलग तरीके से मार्केटिंग करके आप अपने क्लाइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपोज होती है या फिर जो एग्जीबिशंस होते हैं, ये बड़ा अट्रैक्ट करते हैं आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। हाँ जी बिल्कुल, ये होना चाहिए बल्कि, और बड़ा अच्छा था कि यहाँ पे ये था कि पाकिस्तान में हर साल, देखिए आजकल ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो गई है, ख़ास तौर पे वीज़ाज़ बहुत मुश्किल हो गए हैं, टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं। तो पहले भी ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े मतलब जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं उनको हम हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते थे लोकल, और उनको यहाँ पे इनवाइट करते थे और फिर वो आके अंडर वन रूफ तमाम लोगों से मिलते थे और उससे हमको ऑर्डर्स मिलते थे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें इस चीज़ के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। देखिए पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा इस वक्त स्ट्रेंथ है वो हमारे 60% यूथ हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त स्किल्ड नहीं हैं और वो इस वक्त जॉब तलाश कर रहे हैं। तो किसी तरह उसको डायरेक्शनलेस भी है ना सर, डायरेक्शनलेस। अब तो फिर भी थोड़ा सा डायरेक्शन दी जाए तो। हाँ। और उन्हें देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब ने उनको बांटा, जो थे लैपटॉप्स वगैरह बांटे, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। आप यकीन करें, मैं 2-4 लड़कों से मिला हूँ, अब वो महीने का जी $1,500-2 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, मतलब बिकॉज ऑफ। तो पाकिस्तान का माशाल्लाह अगर बच्चों को हम चैनलाइज करें और डायरेक्शन दें तो बहुत हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है। डायरेक्शंस देने की ज़रूरत है, डायरेक्शंस देनी चाहिए और डायरेक्शंस देना पड़ेंगी। अब आप क्या समझते हैं खालिद तवाब साहब कि प्राइवेटाइजेशन का आपने जिक्र सही किया कि ये एक काम रह गया है जो कि नवंबर तक एक्सपेक्टेड है। IMF के अपने कुछ रूल्स, कुछ क्लीशेस थे, उनको फुलफिल करते करते कभी हम उनको राज़ी कर पाए, कभी नहीं। और अब देख रहे हैं हम जो फाइनेंस टीम है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे हैव दी कैपेबिलिटी टू डू, ये नेगोशिएट भी कर रहे हैं। इनके नेगोशिएशंस जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मनवा ली हैं। अब आप इस चीज़ को देखते हैं कि एक तो प्राइवेटाइजेशन का मामला, दूसरा जो नॉन पाकिस्तानीज जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनके इनखला का मामला, तो तीसरा आपको क्या दिखाई देता है? रुपी भी अब सही डायरेक्शन में जा रहा है, साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिडक्शन, पॉलिसी रिडक्शन की भी एक नवीद है।